दिसंबर का महीना था। रात भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। पूरा गांव बर्फीली ओस की चादर में लिपटा हुआ था। खेतों के ऊपर धुंध की मोटी परत छाई थी। मुर्गे भी जैसे आज देर से बांग देने का मन बना चुके थे। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। टूटी हुई छप्पर से हवा अंदर आ जाती थी। अंदर एक आदमी फटे कंबल में लिपटा हुआ करवटें बदल रहा था। वो था गुड्डन, एक गरीब मजदूर। उम्र करीब 30 साल। चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती थी। पास में उसकी बीवी सीमा राख में हाथ सेक रही थी और चूल्हे पर पानी गर्म करने की कोशिश कर रही थी। अरे गुड्डन, उठो ना, सूरज निकल गया है। काम पर नहीं जाओगे क्या आज? सूरज तो निकला है, पर जाड़ा नहीं गया। ये ओढ़ने से भी सर्दी हड्डी में चुभ रही है सीमा। आज तो लगता है पूरा शरीर जम जाएगा। तुम्हें पता है ना, ठाकुर जी के ईंट भट्टे पर अगर देर हो गई तो मजदूरी कट जाएगी। बच्चों के लिए दाल तक नहीं बची घर में। गहरी सांस लेकर, हाँ, मालूम है। ये ठंड भी जैसे गरीबों की दुश्मन है। अमीर लोग तो अंगीठी के पास रजाई में पड़े रहते हैं, और हम। वो बात अधूरी छोड़कर खड़ा हुआ। रुको, कुछ खा लो, पेट में कुछ जाएगा तो ताकत बनेगी। क्या है खाने को? बस कल का बचा हुआ सूखा रोटी और थोड़ा गुड़। गुड्डन ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान थकी हुई थी। गुड़ तो मिठास देता है, पर आज ये भी ठंडा पड़ गया है। वो रोटी खाकर लाठी उठाकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। हवा के झोंके ने उसके गाल सुन्न कर दिए। गांव से भट्ठा तक का रास्ता करीब 3 किलोमीटर का था। रास्ते भर धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ दिखता नहीं था। मिट्टी पर पाले की परत जम चुकी थी। रास्ते में वही पुराने साथी मिले, भोला, रामेश्वर और लच्छू। अरे गुड्डन, आज भी निकला है रे तू? लगा था आज तो तू रजाई से बाहर नहीं निकलेगा। भाई, रजाई तो है नहीं, बस फटे कंबल में खुद को समेटे निकले हैं। सर्दी तो जान ले लेगी इस बार। कल रात हमारे घर के पास तालाब जम गया पूरा। अरे सुनो, ठाकुर ने कहा है आज जल्दी पहुंचना। नई मिट्टी की खेप आई है। जो देर करेगा उसका हिसाब कटेगा। ठाकुर के हिसाब में तो हमेशा हम ही घाटे में रहते हैं। फिर भी चलो, चलना तो पड़ेगा। धुंध में खोए रास्ते से हर कदम पर मिट्टी से भाप उठती थी। पांव की उंगलियां जमी जा रही थी। भट्ठे पर पहुंचते ही आग की लपटें देख सबने हाथ सेकना शुरू किया, मगर आग सिर्फ ठाकुर और उसके चेलों के पास थी। मजदूरों के हिस्से में बस धूल और धुआं। अरे ओ गुड्डन, फिर देर से आया रे तू? अभी तो 2 घंटे पहले सब पहुंचे थे। मालिक, धुंध बहुत थी, रास्ता दिख नहीं रहा था। बहाने मत बना, आज आधा दिन की मजदूरी कटेगी, समझा? गुड्डन कुछ नहीं बोला, बस अपनी जगह जाकर ईंटें उठाने लगा। हाथ लाल पड़ चुके थे, उंगलियों की चमड़ी फट रही थी। हर बार मिट्टी छूने पर ठंड जैसे सीधी हड्डियों में उतर जाती। पास में भोला बोला, गुड्डन, इतनी सर्दी में काम करना जान का खतरा है। चलो, आज थोड़ा ढीला काम करते हैं। ढीला काम करने से घर में रोटी ढीली पड़ जाती है, भोला। चलो, हाथ चलाओ। दोपहर तक सूरज थोड़ा निकला, मगर हवा अब भी ठंडी। शाम होते ही हवा और तेज हो गई। मजदूर अपने औजार समेटने लगे। ठाकुर पैसे गिन रहा था। आज आधा दिन की मजदूरी, 70 लेना है तो ले जा, वरना कल पूरा दिन काम कर लेना। ठीक है मालिक। उसने पैसे लिए और कांपते हाथों से जेब में रख लिए। भाई, नीर रुपए में क्या होगा, कम से कम चूल्हा तो जल जाएगा। रात का अंधेरा उतर चुका था। रास्ते में ओस की बूंदें अब जमकर बर्फ सी लग रही थी। गुड्डन धीरे धीरे चलता हुआ घर लौटा। झोपड़ी के अंदर सीमा ने मिट्टी का चूल्हा जलाया हुआ था। बच्चों के लिए आलू उबाल रही थी। आ गए तुम?
देखो आज बच्चों के लिए आलू उबाल रखे हैं। अच्छा किया, आज भट्ठे पर ठंड ने जान निकाल दी। मजदूरी मिली? आधा ही मिला। ठाकुर ने कहा, देर से पहुंचे थे। सीमा की आंखों में थोड़ी उदासी उतर आई। हमेशा वही बात पर। क्या करे, ठंड में इंसान का शरीर भी साथ नहीं देता। हाँ, लेकिन जब तक सांस है, काम तो करना ही पड़ेगा। वो दोनों बच्चों के पास जाकर बैठे। गुड्डन ने अपनी बेटी पिंकी के सिर पर हाथ फेरा। पिंकी धीरे से बोली, बाबू, बहुत ठंड लग रही है। अब नहीं लगेगी बेटा, अब ये कमीज तेरी ढाल है। तुम खुद ठंड में कांप रहे हो, फिर भी माँ बाप की ठंड बच्चों की गर्मी में ही गल जाती है। सीमा 3 दिन बीत चुके थे। सर्दी अब जैसे जान ले लेने वाली हो गई थी। हवा में नमी नहीं, सीधे बर्फ की सुइयां चल रही थी। गांव की गलियां सुनी थी, लोग दरवाजे बंद करके रजाई और अलाव के सहारे खुद को बचाने की कोशिश में लगे थे। पर गुड्डन के घर में तो ना रजाई थी, ना अलाव के लिए सूखी लकड़ियां। झोपड़ी के कोनों में हवा सीटी बजा रही थी, मानो कह रही हो, देखो कौन बच पाता है आज। गुड्डन, बाहर का दरवाजा कसकर बंद करो, हवा अंदर आ रही है। बच्चों के होंठ नीले पड़ गए हैं। लकड़ी की कील निकल गई है, रस्सी से बांधता हूं। उसने टूटी रस्सी से दरवाजा कसकर बांधा और लौटा तो देखा, सीमा ने बच्चों को अपनी गोद में समेट रखा है। बाबू, बहुत ठंड लग रही है, आग जलाओ ना। गुड्डन ने चारों ओर देखा। लकड़ी नहीं थी, सिर्फ पुरानी बांस की टोकरियां और कुछ सूखे पत्ते। सीमा, ये टोकरियां ही जलानी पड़ेंगी, नहीं तो बच्चे जम जाएंगे। पर यही टोकरियां तो काम में आती हैं। जीने के लिए पहले सांस चाहिए, बर्तन बाद में काम आएंगे। उसने टोकरियां तोड़ी, चूल्हे में रखी और माचिस जलाई। थोड़ी देर में आग की लौ उठी, पर वो लौ इतनी कमजोर थी कि बस कुछ मिनटों में बुझने लगी। सीमा, अगर कल तक लकड़ी ना मिली तो ये झोपड़ी भी बर्फ बन जाएगी। अगले दिन सूरज तो निकला, पर उसकी किरणों में भी गर्मी नहीं थी। पूरा गांव जैसे मौत की नींद में था। लोग घरों में बंद थे। खेतों पर अब सफेद बर्फ की परत जम चुकी थी। गुड्डन ने बाहर झांका। हवा में धुंध ऐसे घूम रही थी जैसे किसी भूत का साया हो। कहीं मत जाना आज, ठाकुर का भट्टा भी बंद होगा। सुना है कल रात उसके एक मजदूर की ठंड से मौत हो गई। गुड्डन ने आंखें झुका ली। अगर मैं ना जाऊं तो बच्चों को खाने को क्या दूं सीमा? मौत तो वैसे भी हमारे दरवाजे पर खड़ी है। पर जाओगे तो ठंड तुम्हें भी ले जाएगी। मैं नहीं चाहती तुम्हें खो दूं। गुड्डन चुप रहा। दीवार पर टंगा पुराना गमछा उठाया, सिर में बांधा और निकल पड़ा। बाबू, जल्दी आना। अगर भगवान ने चाहा तो आज थोड़ा राशन लेकर लौटूंगा बेटा। रास्ता अब किसी बर्फीले जंगल से कम नहीं था। पेड़ों पर ओस नहीं, बल्कि बर्फ की मोटी परत जमी थी। हर कदम पर मिट्टी की जगह फिसलन थी। गुड्डन ने लाठी से सहारा लिया। ऐसी ठंड तो पिछले 20 साल में नहीं देखी। लगता है भगवान भी इस बार परख रहे हैं। भट्टे पर पहुंचते ही देखा, सब मजदूर एक जगह इकट्ठा थे, पर काम रुका पड़ा था। आज काम बंद है, मिट्टी जम गई है। जो आ गए हो जा सकते हो। साहब, कम से कम आधे दिन का पैसा तो दो, ठंड में आए हैं हम। किसने बुलाया था तुम्हें? अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाओ। सबके चेहरे उतर गए। किसी में ताकत नहीं बची बहस करने की। गुड्डन चुपचाप मुड़ा और वापस चल पड़ा। उसकी उंगलियां सख्त हो चुकी थी, होठ नीले। घर पहुंचा तो देखा, सीमा ने बच्चों को गोद में लेकर बैठी थी। चूल्हा बुझा हुआ था। आग क्यों नहीं जलाई? लकड़ी खत्म हो गई गुड्डन, टोकरियां भी नहीं रही। सुबह से कुछ खाया नहीं सबने। गुड्डन ने जेब टटोली।
खाली। ठाकुर ने पैसे नहीं दिए, अब क्या करेंगे? गुड्डन कुछ नहीं बोला। बाहर गया और झोपड़ी के पीछे पड़े पुराने लकड़ी के खंभे देखे। वो गांव के कुएं की टूटी बांध थी। उसने सोचा, अगर चोरी भी कहलाए तो क्या बच्चों की जान बड़ी है। वो बाड़ तोड़ लाया और आग जलाई। थोड़ी देर में झोपड़ी में हल्की गर्मी फैल गई। बच्चे मुस्कुराए, शायद कई दिनों बाद पहली बार। बाबू, अब अच्छा लग रहा है। बस यही आग जलती रहे बेटा, यही हमारी जिंदगी की आस है। 3 दिन बाद सर्दी और भी बढ़ गई। अब हवा चलने से पहले ही लोग दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे। गांव में अफवाह थी कि कई झोपड़ियों में लोग ठंड से मर गए। गुड्डन की बेटी पिंकी को तेज बुखार चढ़ गया। गुड्डन, ये तो जल रही है बुखार में, कुछ करो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर तक पहुंचने के लिए 2 मील चलना पड़ेगा सीमा। इस ठंड में रास्ता भी बंद है, तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे? गुड्डन ने पिंकी को अपनी गोद में उठाया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। मैं भगवान से हार नहीं मानूंगा। वो पिंकी को उठाकर झोपड़ी के बाहर निकल पड़ा। हवा उसके चेहरे पर बर्फ बनकर चुभ रही थी। गुड्डन उनके दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। कौन है रे इस वक्त? मैं गुड्डन। मेरी बेटी को तेज बुखार है, कृपा करके देख लो बाबा। इतनी ठंड में बच्ची बाहर क्यों लाई रे पगले, खुद मर जाएगा। मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है बाबा, बस मेरी बेटी बच जाए। वैद्य ने बच्ची को देखा, कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, गरम कपड़ा नहीं है क्या इसके पास? कुछ नहीं है बाबा, बस ये पुराना कंबल है। इस सर्दी में गरीब का बचना मुश्किल है बेटा, पर कोशिश कर, आग जलाए रखना और ये दवा दे देना। बुड्ढन ने धन्यवाद किया और वापस भागा। झोपड़ी में पहुंचकर उसने आग जलाई, दवा दी और पूरी रात पिंकी को गोद में लेकर बैठा रहा। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर अंदर पिता का प्यार जल रहा था। ठंड चाहे जितनी बढ़ जाए, मैं नहीं टूटूंगा। मैं अपनी बेटी को बचा कर रहूंगा। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण आई। पिंकी का बुखार थोड़ा उतर गया। सीमा की आंखों में आंसू थे। देखा, भगवान ने हमारी सुनी। भगवान नहीं सीमा, ये आग, ये हिम्मत और ये प्यार ही भगवान है। जनवरी का पहला हफ्ता था। सर्दी अब कम नहीं हो रही थी, बल्कि गांव की हर दीवार, हर पेड़ और हर इंसान में बस गई थी। सुबह की धुंध इतनी मोटी थी कि सामने खड़ा आदमी भी धुंध में गायब दिखता। झोपड़ी के भीतर गुड्डन चुपचाप बैठा था। सामने बुझा हुआ चूल्हा पड़ा था और कोने में सीमा बच्चों को अपने बदन से चिपका कर बैठी थी। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। गुड्डन, आटा खत्म हो गया है, कुछ इंतजाम करो। कहाँ से करूं सीमा? ठाकुर का भट्टा अभी भी बंद है, सब काम रुका पड़ा है। तो क्या अब बच्चों को भूख से मरने देंगे? मरने नहीं दूंगा, पर जिंदा रखने का रास्ता भी तो ठंड ने रोक दिया है। बाहर हवा की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य राक्षस दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। गुड्डन बाहर निकला। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ना कोई खेतों में, ना कोई सड़क पर। लोग अपने घरों में कैद थे और जिनके पास आग नहीं थी, वो डर में दुबके हुए थे। गांव की चौपाल पर वो रुका। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उनके पास भी बस बुझी राख थी। काका, कोई काम मिलेगा क्या? ठाकुर के यहाँ। कुछ सुनाई दिया। बेटा, ठाकुर तो शहर चला गया। भट्टा बंद पड़ा है। ठंड ने मिट्टी जमी कर दी। इस बार की सर्दी तो जैसे कहर बनकर आई है। तो फिर गांव के गरीब क्या करेंगे? जितनी आग है उतने दिन जिएंगे, उसके बाद जो किस्मत। गुड्डन कुछ कह नहीं पाया, बस चुपचाप वहां से निकल गया। झोपड़ी में लौटकर देखा, सीमा ने बच्चों को ओढ़ाकर सुला दिया था। पिंकी की आंखों के नीचे नीले घेरे बन गए थे।
कुछ मिला? नहीं। अब क्या करेंगे गुड्डन? गुड्डन ने बाहर देखा। झोपड़ी के पीछे बर्फ से ढका आम का पेड़ खड़ा था। उसकी डालियों पर कुछ सूखे आम के पत्ते बचे थे। वो उन पत्तों को तोड़ कर लाया, उन्हें आग में जलाया और बोला, जब तक ये पत्ते जलते हैं तब तक हम जिंदा हैं सीमा। कल कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगा। गुड्डन ने कुछ नहीं कहा, बस आग की लौ को घूरता रहा। अगली सुबह गुड्डन गांव के मंदिर की तरफ निकला। सोचा शायद कोई काम, कोई दान या कुछ मदद मिल जाए। मंदिर के पुजारी भुआना जी ने उसे देखा और बोले, क्या हुआ गुड्डन, चेहरा सूख गया है तुम्हारा। पंडित जी, बच्चों को 3 दिन से रोटी नहीं मिली। ठंड में काम नहीं, घर में अनाज नहीं, कुछ हो सके तो मदद कर दो। पंडित जी चुप रहे। फिर मंदिर के कोने से थोड़ा चावल, गुड़ और सूखी लकड़ी लाकर बोले, ले बेटा, थोड़ा ही है पर शायद रात निकाल जाए। गुड्डन की आंखों में आंसू आ गए। आप भगवान के आदमी हैं पंडित जी, आज सच में भगवान दिख गए मुझे। गुड्डन घर लौटा तो सीमा की आंखों में डर था, पर जैसे ही उसने गुड़ और चावल दिखाया वो मुस्कुरा उठी। गुड्डन, तुमने कर दिखाया, आज बच्चों को गर्म दलिया मिलेगा। उसने चूल्हे में आग जलाई, भाप उठी और घर में खुशबू फैल गई। बच्चे उठ गए और छोटी पिंकी ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज तो रसोई में धुआं है, लगता है हम जिंदा हैं। जब तक ये धुआं उठता रहेगा हम किसी ठंड से नहीं हारेंगे। पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। 3 दिन बाद फिर ठंडी हवाओं का तूफान उठा। रात में बर्फीली हवा ने झोपड़ी के एक हिस्से को उड़ा। गुड्डन दीवार गिर गई। गुड्डन ने बच्चों को पीछे किया और चिल्लाया, कोई रस्सी दो, कुछ बांध दो इसे। लेकिन रस्सी भी नहीं थी। उसने पुराना कपड़ा फाड़कर दीवार की दरार बंद की। हवा अंदर आ रही थी। बच्चों के दांत कट कट कर रहे थे। बाबू, अब तो आग भी नहीं, ठंड हमें नहीं बुझा सकती। वो बात जैसे खुद को भी हिम्मत दे रही थी। रात के सन्नाटे में सब सो गए। गुड्डन जाग रहा था। वो आग के पास बैठा राख को कुरेदता रहा ताकि थोड़ी गर्मी बनी रहे। वो सोच रहा था, एक दिन आएगा जब ठंड जाएगी, सूरज लौटेगा, खेत फिर से हरे होंगे, पर क्या हम तब तक टिक पाएंगे? उसकी आंखें बंद होने लगी। बाहर आसमान में बादल हटे और चांदनी बर्फ पर चमक उठी। धीरे धीरे गुड्डन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। सुबह जरूर आएगी, बस एक रात और। ठंड अब भी कायम थी। दिन रात एक जैसे लगते थे। ठंडी हवा, धुंध और सन्नाटा। गांव के लोग अब कम ही बाहर निकलते थे। पर गुड्डन के घर में अब कोई चारा नहीं बचा था। ना अनाज, ना काम, ना ईंधन। झोपड़ी के भीतर सीमा बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों थे। बच्चे कोने में दुबके थे, जैसे बर्फ से बचने की कोशिश कर रहे हों। गुड्डन अब क्या करेंगे? ठंड कम नहीं हो रही और भट्टा बंद ही पड़ा है। गुड्डन चुपचाप बैठा था, आंखें नीचे झुकी। कुछ देर बाद बोला, सीमा, अब इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ ना करूं तो भूख ही हमें मार देगी। क्या सोच रहे हो? जंगल जाऊंगा, लकड़ी काट कर लाऊंगा। अगर ठाकुर का भट्ठा बंद है तो क्यों ना खुद का चूल्हा जलाऊं और दूसरों का भी। पगले हो गए हो क्या? इतनी ठंड में जंगल जाना, मौत को बुलाना है। मौत से पहले कोशिश करना गुनाह नहीं होता सीमा। अब डरने का वक्त नहीं, जीने का वक्त है। उसने फटी हुई कमीज पर पुराना कोट डाला, लाठी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल गांव से करीब 2 कोस दूर था। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। पेड़ों की डालियां झुक चुकी थीं और हवा की हर लहर जैसे चाकू सी लग रही थी। गुड्डन के कदम डगमगा रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। हर पेड़ को देखकर वो सोचता, यही वो आग है जो मेरे घर को बचा सकती है।
जब जिंदगी ठंडी पड़ जाए तो आदमी को खुद आग बनना पड़ता है। वो एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा, कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने लगा। हाथ सुन्न हो चुके थे, मगर वो रुकता नहीं था। कई घंटे बीत गए। उसने लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर तैयार किया और उसे कंधे पर रख लिया। रास्ते में कई बार फिस